हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। चलिए आइए, हमारा टाइम हो चुका है, करते हैं अपनी इस क्लास को। वैसे भी आज हम एसएसटी की क्लास, सोशल साइंस की क्लास करेंगे। मैंने आपको पहले ही कहा है कि जो भी टॉपिक हम शुरुआत करेंगे, अगर उन टॉपिक्स में मल्टीपल टॉपिक्स हैं, उनके नीचे सब ट्रीज़ हैं, तो हम पहले वो पूरा कवर करेंगे ताकि आपके लिए भी पूरा कॉन्सेप्ट 1 बाय 1 क्लियर है और मेरे लिए भी वो चीज़ें आराम होती रहे कि मैंने इतना कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारी थर्ड यूनिट है, थर्ड चैप्टर है, जहाँ पर हम कर रहे हैं 1 बाय 1 की चीज़ें आपकी प्रॉपर तरीके से हो रही हैं। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। नदी घाटी की सभ्यता में 4 सभ्यताएं फेमस हैं जो आपके क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा लाती हैं, तो वो मुझे करवाने हैं, वो मुझे बताने हैं। तो वो मैं आपको 1 बाय 1 करके आपको जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो ये कहना चाहूँगी कि सारी सभ्यताओं में से सबसे इम्पॉर्टेंट अगर वो कुछ है तो वो सिंधु घाटी सभ्यता है, वो मेसोपोटामिया की सभ्यता है। और इनके जो स्थल हैं, जो प्रूफ हैं, जो सांस्कृतिक चीज़ें हैं, मतलब जितना भी कुछ है बहुत इंपॉर्टेंट है। कई तरीके से घुमा घुमा के आपको आड़े टेढ़े सिंपल से प्रश्न बनते हैं, कभी बहुत साधारण आते हैं, कभी बहुत टफ आते हैं, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इस टॉपिक पे रिवीजन करना, पढ़ना, मल्टीपल टाइम देना बहुत ज़रूरी है। चलिए करते हैं शुरुआत आज की इस क्लास की। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी, सभी का स्वागत है शालिनी क्लासेस में। जितने फ्रेंड्स पहली बार यहाँ पर आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करना आप बिल्कुल नहीं भूलिए। सोशल साइंस का यह पेपर है, 8 पेपर आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में देना है। सभी की प्लेलिस्ट बनी और सभी प्लेलिस्ट में 2023 लिखा हुआ है, क्योंकि आप 2023 के स्टूडेंट हैं। 2022 की भी प्लेलिस्ट है, आप उसको भी देख सकते हैं फ्री टाइम में, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब नई क्लासेस चल रही, नई बैच चल रही है, तो नई से चीज़ों को देखिए, लेकिन यहाँ से भी अपने फ्री टाइम में चीज़ों को यूज़ करते हुए काफ़ी कुछ कवर कर सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, जिस पर हम डिस्कस करेंगे, क्लास करेंगे, वो है सिंधु घाटी की सभ्यता, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिए, समझिए, कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, टेलीग्राम का जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स में पिन करके दिया जाता है। साथ ही साथ आप वहाँ पर सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। अब ये टॉपिक हमें पूरा कवर करना है, तो बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा। फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है, नहीं समझ में आ रहा, मल्टीपल टाइम क्लासेस को देखिए, कमेंट बॉक्स में पूछिए, हेल्प आपको ज़रूर मिलेगी। आज का जो टॉपिक है, जिस पे हमें चीज़ों को पढ़ना है, समझना है, वो आइए देखते हैं। ये है क्या? सिंधु घाटी सभ्यता किसे कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता से आप क्या समझते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर आपका क्या अभिप्राय है? वर्णन करिए, विशेषता बताइए, महत्व बताइए, आवश्यकता बताइए, प्रॉब्लम्स बताइए। ऐसी कई सारी चीज़, जितने अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं उतने नेगेटिव क्वेश्चंस भी इन टॉपिक्स पे बनते हैं। तो क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा होंगे, ध्यान में रखते हुए, समझते हुए हर चीज़ को समझना है, क्योंकि क्वेश्चंस आते ही आते हैं इन टॉपिक्स पे। बात करते हैं, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता पहली नगरीय सभ्यता थी। ये ध्यान रखना है कि ये पहली सभ्यता थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक क्लियर है? समझ में आई बातें? कि अगर ये एक सिंपल सा प्रश्न भी हमसे कभी कभार बनता है, पूछा गया है एमसीक्यूज में कि पहली नगरीय सभ्यता का नाम बताइए या पहली नगरीय सभ्यता किसे कहते हैं, इस तरीके से भी हमसे चीज़ें आई हैं। मतलब एक सिंपल सी लाइन दी गई है जो हम पैराग्राफ में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये हमें नहीं पता रहता था कि इसका क्वेश्चन भी आ जाएगा। लेकिन ये भी क्वेश्चन बना हुआ है एमसीक्यूज में। 50 नंबर का पेपर होता है और एमसीक्यू 15 आते हैं, तो उन 15 में कुछ ना कुछ आपको ऐसे साधारण भी दे दिए जाते हैं। तो वही है कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता ही पहली नगरीय सभ्यता कहलाई है। खुदाई में प्राप्त हुए जो अवशेष, अवशेष मतलब प्रूफ, ठीक है, जो प्रूफ मिले हैं उनसे ये पता चला है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग की सोच डेवलप थी। सोच जो थी वो डेवलप हो चुकी थी, वो विकसित हो चुकी थी। बहुत सारी चीज़ें जो आज के समय में मॉडर्न तरीके से रिप्रेजेंट है, वो उस समय भी थी। बस तरीका, मतलब वो बनावट, वो चीज़ें कच्ची थी, उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन आज वो एकदम रंग रूप में है। लेकिन उस रंग रूप से मतलब नहीं, मतलब सिर्फ इस बात का है कि वो चीज़ की जानकारी उस समय के भी लोगों को, उस घाटी सभ्यता के लोगों को हो गई थी। ये इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इसमें मैटर करता है। देखो जैसे क्या, पक्के मकान आज यहाँ पर अलग अलग तरह की बिल्डिंग्स बन रही है, वो अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, तो वहाँ पर मकान में रहना प्रारंभ कर दिए थे। आज भी लोग मकान बना रहे हैं, रह रहे हैं। उस समय के लोग भी, उस सभ्यता के लोग भी मकान में रहना शुरुआत कर दिए थे। चूँकि ये सभ्यता का विकास सिंधु नदी और सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्रों में, सिंधु नदी इसका जो नाम पड़ा है वो इसीलिए पड़ा है क्योंकि ये जो सभ्यता है ये सिंधु नदी के किनारे डेवलप हुई है। सिंधु नदी, नदी के किनारे क्यों डेवलप हुई है, पहली क्लास में मैंने बताया था। इसीलिए कहती हूँ हर क्लास को 1 बाय 1 देखते हुए चलो, तो वो आपको हेल्प करेगा। पहली वाली बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी आपको हेल्प करेंगी। तो सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम भी इसीलिए पड़ा है क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे पर डेवलप हुई है। और नदी के किनारे क्यों डेवलप होती है, क्या लाभ होता है, वो मैंने पहली क्लास में बताया था।
इस सभ्यता की खुदाई सबसे पहले वर्तमान पाकिस्तान में स्थित हड़प्पा नामक स्थल पर। पाकिस्तान आज के करंट के, तब उस समय तो कोई पाकिस्तान नहीं था, इंडिया तो था नहीं। तो आज के समय में जो पाकिस्तान बना हुआ है वहाँ का हड़प्पा नामक स्थल था, वहाँ पर इनकी खुदाई के प्रूफ और ये सारी चीज़ें पड़ी हैं। हड़प्पा सभ्यता भी इसीलिए इनको कहा जाता है क्योंकि ये सिंध प्रांत पाकिस्तान में है और सिंधु नदी भी वहाँ पर है, तो जिसकी वजह से ये स्थल का नाम भी वहाँ पर उसी के नाम से पड़ा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंध की सभ्यता, हड़प्पा नामक सभ्यता, ये सारी चीज़ें उसी से मिली जुली हैं। तो इनमें आपको नाम में कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करनी, इतना आपको ध्यान में रखना होगा। एक पैराग्राफ हमने पढ़ा, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बात समझ में आई? एक बार में नहीं आ रही है, 2 बार देखिए, लेकिन आएंगी, क्वेश्चंस बनते हैं। आगे बढ़िए। सिंधु घाटी सभ्यता को इसीलिए इस नाम से जाना जाता है क्योंकि नाम से प्रश्न आता है, बच्चे फंसते भी बहुत हैं इसमें। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर इसलिए मैंने नाम पे ज़्यादा फोकस भी कर दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता को इसीलिए इस नाम से जाना जाता है क्योंकि इसके प्रमुख स्थल पाकिस्तान के सिंध नदी के किनारे, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारे स्थल पाए गए हैं। ठीक है, जहाँ पर स्थल का मतलब क्या है कि जहाँ पर जो सामान मिला या जो प्रूफ मिला वो उसका स्थल हो गया। इस तरीके से खोदाई जब हुई, खोजबीन जब हुई, तब की बात हो रही है। तो पाकिस्तान के सिंधु नदी के किनारे स्थित थे। इस सभ्यता में आवासीय क्षेत्र पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान के कुछ हिस्से भी थे, जहाँ पर आप ये देख सकते हो कि मतलब उसके इर्द गिर्द में बहुत सारे स्थल पाए गए हैं जो पाकिस्तान में है, भारत में, अफगानिस्तान के बहुत सारे हिस्सों में हैं। उनके ऊपर मतलब स्थल, तब तो कोई नाम नहीं था, तब से वैसे ही लोग रह रहे थे, जहाँ पे व्यवस्था मिल रही थी, जहाँ चीज़ें मिल रही, लेकिन बाद में जब डिवाइडेशन हुआ तब उन सबके नाम पड़ गए। तो नाम से अब ये चीज़ें अभी के समय के लिए जानी जा रही हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? बात समझ में आई? इस सभ्यता के बारे में हमें प्राप्त मौखिक बहुत सारी चीज़ें मिली हैं जो हम मुंह से जाते हैं, वो सुन के आते बताते हैं वहाँ पे ऐसा है, तो वो मुंह के मुंह ट्रांसफ़र हो रही है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, दस्तावेज़ हैं, प्रूफ्स हैं जो लिखित हैं। संग्रहित साक्ष्यों से पता चलता है कि एक व्यापक सभ्यता थी जिसमें बहुत बड़ी सभ्यता थी। इसको जितने लोग गए, देखे, एनालिसिस किया, अपना ऑब्जर्वेशन दी, सब ने एक बात सेम बोली कि बहुत विकसित और बहुत बड़ी सभ्यता थी, जिसमें आप कह सकते हो कि व्यापार अच्छे से खूब सम्मिलित है, कृषि उसमें सम्मिलित है, शिल्प उद्योग का भी विकास हो रहा है। ये सारी चीज़ें उसमें मिलाकर बनी हुई है, हर एक छोटी से बड़ी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हैं, सारी चीज़ें उसमें समाहित हुई हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो बस्तरी थे और उन्हें आवास, बस्तरी मतलब तो बस्ती टाइप के लोग रहने लगे थे कहते हैं। उस टाइप के आवासीय स्थलों में अलग अलग प्रकार के भवन और सार्वजनिक संगठन मिलते हैं जहाँ पर वो वहाँ पर रहते थे, काम करते थे, चीज़ें थी उनके बारे में। तो ये चीज़ें आपको समझनी होंगी, इनसे कभी कभी सभ्यता, इनकी आवश्यकताएँ, विशेषताएँ, चिन्ह, चीज़ें पूछी जाती हैं, इसलिए ये बात मैं एक्स्ट्रा आपको बता रही हूँ यहाँ पर। आगे बढ़िए। इस सभ्यता के मुख्य नगर, वही स्थल या नगर कहिए, तो नगर की बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो ये आता है कि हड़प्पा सभ्यता के, तो कोई सिंधु घाटी सभ्यता के 4 स्थल का नाम बताइए, 4 नगर का नाम बताइए, तब आपको साधारण सा लिखना होगा। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, राखड़गेरी, राखीगढ़ी, कलीबंगा, ये सब मौजूद थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा इस सभ्यता के सबसे प्रमुख नगरों में से एक थे। सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख नगरों का नाम बताइए। ऐसे आपको वेरी शॉर्ट के जो 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं पैराग्राफ्स में से बीच से उठाए जाते हैं और उनका क्वेश्चन बनाया जाता है। तब आपको जब वो 2 नाम पता होगा कि एक का नाम हड़प्पा, एक का नाम मोहनजोदड़ो है, तभी आप उन चीज़ों को कर पाएंगे। तो ये बात ध्यान में रखते हुए समझते चलिए। ठीक है, आगे बढ़िए। और इनके उपयोग में आने वाले जो मोहरों का प्रचलन था, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर में रचनात्मक चीज़ें चल रही थी, नियामक योजना के साथ साथ निर्मित हुए थे। मतलब मोहर वगैरह जो सिक्के हैं वो सब भी डेवलप हुए, जिसमें विशेषकर लोहे, सोने के सिक्के, ये सारे उपकरण बनाए जाते थे। मतलब लोहे की भी खोज हो चुकी थी, लोहा कैसे बन रहा है, सोना कैसे बन रहा है, सोने के सिक्के, मोहर क्या है, मोहर का काम क्या है। मतलब उस समय की जो शैली थी, जो सिविलाइजेशन थी, वो फुल डेवलप्ड थी, विकसित थी, एम्प्लॉयमेंट से भी लोगों को जानकारी थी। तो इनके बारे में आपको छोटी छोटी चीज़ें हैं जो नगर में क्या थी, क्या विशेषता थी, आपको समझते हुए, ध्यान में रखते हुए काम करना होगा। इस सभ्यता में बहुत सारी सूचियाँ थी, वो स्थिरता के साथ थी, आरामदायक जीवन शैली थी, ये विशेषता में पॉइंट होता है। इनकी विशेषताएं भी लिखने को आती हैं कि सिंधु सभ्यता की कोई 5 विशेषता बताइए, कोई 2, तो ये चीज़ें लिखनी होंगी। अगर हम बात कर लेते हैं इनके व्यापार की, तो मैं इनके टॉपिक्स अलग अलग बताऊंगी, लेकिन अभी हम समाहित में एकदम मिलाकर भी बता दे रहे हैं कि ये चीज़ें इसमें हैं।
तो मुख्य व्यवसाय की हम बात करते हैं तो ये लिखने को क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा सभ्यता के, सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य व्यवसाय क्या थे, लोग उस समय करते क्या थे। तो शिल्पकार थे, उद्योग का काम करते थे, शीशे वगैरह बनाने का काम, लोहा है, सोना है, लोहा सोना धातुओं का उत्पादन और व्यापार, ये सारी चीज़ें उस समय के दौरान में एज अ बिजनेस, एज अ व्यवसाय रोजमर्रा के लिए किया जाता था। ठीक है, समझ में आई यहाँ तक कुछ बात क्लियर हुई, कोई कॉन्सेप्ट समझ में आया कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता वो सभ्यता है जो सिंधु नदी के किनारे बसी थी, सिंधु इसीलिए उसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा है। उसके दो प्रमुख स्थल, एक मोहनजोदड़ो है, एक हड़प्पा है। हड़प्पा के बारे में अलग बताएंगे, मोहनजोदड़ो के बारे में अलग बताएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की कोई विचार विशेषता बताइए, कोई महत्व बताइए, दिक्कतें बताइए। ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी करके पूछी जाएंगी, क्वेश्चन भी हम करवाएंगे लेकिन टॉपिक कवर होने के बाद। तो इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए 10 मिनट्स की क्लास हो चुकी है, फटाफट क्लास को लाइक करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं, इसमें और भी जो चीज़ें दी गई हैं उनको भी कवर करते हुए पढ़ेंगे। इनके टॉपिक्स की जो क्लासेस हैं ये एक टॉपिक की 2 क्लास करेंगे क्योंकि टॉपिक्स बड़ा है और ये और ज़्यादा आता है, इसीलिए इस पर भी वक्त देना तो ज़रूरी है। ठीक है, जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया फटाफट क्लास लाइक करिए, टेलीग्राम को ज्वाइन रखिए। सभी लोग फर्स्ट सेमेस्टर हैं, पहली बार है, जानकारियाँ नहीं हैं आप लोगों को, आपको हर तरीके से यहाँ पर हेल्प हो रही, वहाँ पर हेल्प होगी, आपके एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। नाम शालिनी क्लासेस ही है, लिंक हमेशा चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में दिया जाता है, आप टेलीग्राम पर जाकर भी सर्च कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसलिए की जा रही हैं ताकि नोटिफिकेशन नहीं जाता है जल्दी टाइम पर, तो बच्चों की क्लास मिस हो जाती है, तो वहाँ पर आपको 10 से 15 मिनट पहले ज़रूर दी जाती, क्लास हो रही नहीं हो रही ये भी अपडेट किया जाता है। ठीक है, ईच एंड एवरीवन सबको क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, होती है तो कमेंट बॉक्स दिया गया है वहाँ पे ज़रूर पूछिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हमने कई सारी चीज़ों को एक मौखिक तरीके से देख लिया। अब बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन व्यवस्थाएं जो इतनी ढेर सारी थी या इतनी अच्छी चीज़ें चल रही थी, तो नगर कैसा था, शहर था कैसा, उनकी नगर नियोजन की जो प्रणाली थी वो एक्चुअल में थी कैसी। तो पॉइंट नंबर 1, सड़कें जो थी वो समकोण पर एक दूसरे को काटती थी, यानी कि 90 डिग्री तक का पूरा सीधा बनना और वहाँ पर जाकर क्रॉस होकर कटना, ऐसे पूरा 90 डिग्री ये होता है, तो एक वैसे पूरा प्रॉपर लाइन बनना, फिर इधर बनना, नाली बनना, इधर ना। तो कह सकते हैं कि रोड वगैरह समकोण पर काटती थी। इस प्रकार के नगर योजना एक ग्रिड प्रारूप के रूप में जाल पद्धति पर आधारित है। तो ये प्रश्न बनता है कि सड़कें वहाँ पर कैसी थी, किस कोण पर क्या थी, कैसे थे, तो समकोण पे थी। ठीक है, ध्यान रखना। और कैसी प्रणाली जो कि रोडों की थी, ग्रिड प्रणाली थी। कैसी थी, क्वेश्चन नंबर 1 MCQ का वेरी शॉर्ट का क्वेश्चन नंबर 1 ये लिखने को आएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी के लिए भी प्रवेश विशेष महत्व, मतलब जो नालियाँ आज बनती, गटर बनते, टनल बनते, उस समय के भी लोग अपने घर के गंदे पानी को निकालने के लिए नाली बनाए थे, उनको नाली तक की जानकारी हो चुकी थी। इस दौरान शहर में नालियों का जाल बिछा हुआ था और ऊपर से उसको कवर भी, ये भी नहीं कि ओपन थी उसको, जैसे आज भी लोग कवर करते हैं, बनवा के डलवाते हैं या जो भी करते हैं, उस समय के लोग भी उसको ओपन नहीं रख रहे थे, उनको नालियाँ पता थी और वो उसके पानी निकालने का एक ही सोर्स बनाते थे और उनको कवर करके भी रखते थे। ठीक है, भवन निर्माण के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग, पहले तो कच्ची बना रहे थे क्योंकि मिट्टी गीली थी, खेल खेल में सीखा होगा, कुछ छपते हुए देखा होगा और हूबहू वो करने लगे, तो पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता कालीन प्रत्येक घर में एक रसोई घर, मतलब अलग किचन और नहाने का बाथरूम जो अलग होता है वो भी वो अलग अलग सेपरेट करके बनाने लगे, क्योंकि ईंटें बनाने लगे तो ईंटें मिल गई तो जोड़ना शुरू किया, उससे फिर सभी को होता है कि एक स्ट्रक्चर दे दिया जाए, एक आकार दे दिया जाए, एक रूप दे देते, यानी कि कच्ची ईंटें बनाना सीखे थे, फिर वो पक्की ईंटें बनाने लगे, फिर धीरे धीरे करके वो कमरा, एक किचन अलग, वॉशरूम अलग, बेडरूम अलग, ड्राइंग रूम अलग, हॉल अलग अलग, ऐसे ऐसे करके वो नए नए घर, नए नए आइडियाज़ को विकसित करते गए जैसे जैसे उन्हें जानकारियाँ होती गई। तो नगर को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता था, एक पश्चिमी टीला बटा हुआ था जिसे दुर्ग कहते थे और दूसरा पूर्वी टीला जिसको हम निचला नगर कहते थे। ये क्वेश्चन बनता है तो ये वाली लास्ट वाली लाइन खूब याद रखिए। पक्की ईंटों से घर बनाने की जानकारी उनको हो गई थी, ये ध्यान रखिए। सड़क कैसी थी, ग्रिड प्रणाली पे थी, समकोण पे एक दूसरे को काटती थी। MCQs में भी पूछे तो लिख दीजिए, अतिलघुत्री में लिखने को आए तो लिख दीजिए। क्वेश्चन बनते हैं इन टॉपिक्स पे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपके साथ यह बता रही हूँ। तो नगर कैसा था अगर पूछा जाए आपसे क्वेश्चन के तौर पर, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन की प्रणाली कैसी थी या क्या होता था, तब आप आंसर कर लेंगे, लिख लेंगे। उम्मीद है कि लिख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए,
बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के कालीन के जो लोग थे उनकी सामाजिक स्थिति कैसी थी। सामाजिक पॉइंट भी ये विशेषताओं में ही हम लिख देते हैं, एक पॉइंट उस टॉपिक का उठा के, एक पॉइंट इस टॉपिक का, एक पॉइंट उस, तो 3-4 हो जाता है और 2-3 हमें छोटे-छोटे लिखने होते हैं। यह समाज मात्र सत्तात्मक होता गया, मतलब मात्र पूजा हुआ करती थी। इतिहास के अनुसार समाज 4 वर्गों में बँट गया था। मतलब जो ब्राह्मण, शूद्र और ये वह सभी बटे हैं वो अलग तरीके से थे, एक विद्वान, एक योद्धा, एक श्रमिक और व्यापारी, इस तरीके से बटा था। आगे चल के जब वैदिक काल आया तो वो अलग नाम पड़ गया था। ये लोग शाकाहारी, मांसाहारी दोनों हुआ करते थे, मतलब कुछ ऐसा फिक्स नहीं था, इनको शाकाहारी, मांसाहारी कुछ पता ही नहीं था। जो मिलता गया जीवन यापन करते गए और खाते गए। और ऊनी और सूती दोनों ही प्रकार के वस्त्रों का उपयोग भी करना सीख गए थे। ये सारी चीज़ें उनको प्रसारण काल के एंडिंग वाले काल में ही डेवलप होना शुरू हो गई थी। और महिलाएं दोनों ही आभूषण, महिला और पुरुष भी, जैसे पुरुष उस समय नहीं पहनते इतना, लेकिन उस समय पुरुष भी आभूषण से लदे रहते थे, वो भी पहना करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बहुत ही शांतप्रिय थे, स्वभाव में बहुत शर्मीले और शांतप्रिय थे। यहाँ से तलवार, ढाल, शस्त्राण, कवच इत्यादि से साक्ष्य नहीं मिले थे। मतलब ऐसे मार काट या चीज़ों के प्रूफ बिल्कुल भी देखने को नहीं मिले थे, प्रॉब्लम नहीं थी। सब बेसिक बेसिक और बहुत ही अच्छी बातें थी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। तो मैंने आपको सामाजिक स्थिति के बारे में बताया, मैंने नगर निगम के बारे में बताया। मैं आपको जितनी भी चीज़ें बता रही हूँ ध्यान से देखते हुए बढ़िएगा, तभी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। 1 बाय 1 करके आएंगे, एक करने की ज़रूरत नहीं है। फिर बात कर लेते हैं सिंधु कालीन सभ्यता में लोगों की आर्थिक स्थिति कैसी थी, पैसे का क्या लेन देन था। तो ये लोग खेती किसानी करना बहुत अच्छे से जान गए थे। गेहूँ, चावल, मटर, सरसों, तिल, रई सब उगाते थे, उसको बेचते थे। तो एक तरीका ये भी था। सिंधु सभ्यता के स्थलों से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलेगी। वहाँ पे जुताई होती है, ट्रैक्टर चला रहता है तो पता चलता है। एक साथ 2 फसलें कोई प्रूफ मिले, एक ही बगल-बगल में 2 छींटे हुए दाने दिखे, उनकी फसल दिखी है, तो ये सब उनमें आता है। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता भी थी, ये भी ध्यान रखना है। कांसा बनाने और तांबे बनाने के लिए 9:1 का अनुपात मिलाया जाता था। ये क्वेश्चन आता है कई बार एमसीक्यू में, मैं इसलिए बता रही हूँ। कांस्य युगीन सभ्यता का नाम भी हड़प्पा सभ्यता ही है, क्योंकि उस समय ही कांसा और तांबे को मिलाकर टीन बनाने का काम किया गया था। हड़प्पा सभ्यता के लोगों से परिचित नहीं थे, लोहे से तो नहीं जानकारी थी, इन्हें तलवार के विषय में कोई जानकारी नहीं हुआ करती थी। इस दौरान आंतरिक और बाह्य दोनों ही व्यापार समृद्ध अवस्था में थे। सुमेरियन सभ्यता के लोगों ने के लाखों से ज्ञात हुआ लेखों से मिलता है कि यहाँ पे विदेशों में सिंधु सभ्यता के व्यापारी को मेलुआ के नाम से जाना। ये एक अलग क्वेश्चन है, आएगा नहीं, लेकिन फिर भी देख लो। ठीक है, लोथल नामक सिंधु घाटी सभ्यता के कालीन स्थल में से फारस की मोहरें प्राप्त हुई हैं। मतलब क्या है, देखिए आपके इस सवाल, मतलब इस पूरे पैराग्राफ में जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो यही 3 पॉइंट थे जो मैंने आपको बताए कि सिंधु घाटी की सभ्यता में, कालीन सभ्यता में आर्थिक स्थिति क्या थी। लोग खेती किसानी करते थे, उसी को अदल बदलते थे, उसी को बेचते थे, उसी से इनकी रोज़मर्रा के काम हुआ करते थे, यही जीविका यापन का तरीका था। ठीक है, बाकी की जो चीज़ें हैं, जो इनके स्तर है, हम आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसी लगी सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। बेसिक है, सिंपल है। एक सिंधु घाटी सभ्यता पे क्लास होगी जिसमें स्थल को डिस्कस किया जाएगा, फिर उसके बाद दूसरी, फिर दूसरी, फिर दूसरी, ताकि लगातार यह क्लास हम कवर करते हुए आगे बढ़ जाएँ और चीज़ें आपकी सॉल्व होती जाएँ। आई बात समझ में? क्लास पसंद आई है लाइक करना बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत है तो पूछिए, यहाँ से नोट्स बनाइए, टेलीग्राम से जाके परचेज़ करिए, जो इच्छा हो वो करिए। 90% ले आना है, कैसे भी करके हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।